बेटी गुरूर और बहू कलेश, दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी, अंजू की सास का फोन आया था। वे अंजू की गोद भराई की रस्म है, हमें बुलाया है। एकता ने अपनी सास सावित्री जी से कहा। सावित्री जी ने कहा, अच्छा, पर समधन जी ने मुझे फोन ना करके तुम्हें क्यों किया? एकता ने कहा, वे कह रही थी कि आपका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए। सावित्री जी बोली, हाँ बस, सब पता है मुझे। वे मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, वरना ये बहाना नहीं बनाती। चलो मान लिया मेरा फ़ोन नहीं लगा, पर जब तुमसे बात कर रही थी तब भी मुझे फ़ोन देने को बोल सकती थी, पर नहीं। दरअसल मैं सब समझती हूँ। वे सोच रही होंगी कि उनके ऐसा करने से मैं बुरा मान जाऊंगी और अपनी बेटी की गोद भराई में नहीं जाऊंगी, पर मैं जाऊंगी। एकता ने कहा, मम्मी जी, आप क्यों हमेशा अंजू के ससुराल वालों की बातों का गलत मतलब निकालती हैं और अंजू की गलत बातों को सही साबित करने में लगी रहती हैं? सावित्री जी बोली, तुम चुप रहो एकता। अंजू तुम्हारी तरह बिन माँ की बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है, मेरा गुरूर है वह। और कोई भी आकर उसके खिलाफ कुछ कहे और मैं उसे सच मान लूं, हरगिज नहीं। उस पर आज तक मैंने कोई पाबंदी, रोक टोक, बंदिशें नहीं लगाई। वे अपने मन की करने के लिए पहले भी आजाद थी और आज भी है। जब उसके माता पिता ने कभी उस पर कोई चीज़ जबरदस्ती नहीं थोपी, फिर उसके ससुराल वाले ऐसा करने की कैसे सोचते हैं? वो तो उसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वह कहीं यात्रा कर सके, वरना उसे मैं यहाँ ले आती डिलीवरी के लिए। पता नहीं वह लोग उसका सही से ख्याल रखते भी हुए या नहीं। एकता और कुछ नहीं कहती। फिर 2 दिनों बाद सभी अंजू की गोद भराई में पहुँचते हैं। घर को काफ़ी अच्छी तरीके से सजाया गया था। अंजू भी बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी धजी चमक रही थी। अपनी माँ को देखकर वह मारे खुशी के दौड़ पड़ी, जिस पर उसकी सास कविता जी ने कहा, अरे अंजू, जरा धीरे, तुम्हें हर कदम अब संभाल कर रखना चाहिए। कविता जी का इतना कहना हुआ नहीं कि अंजू बोल पड़ी, बस कीजिए मम्मी जी, मैं कोई बच्ची नहीं, अपना ध्यान में रख सकती हूँ। आपको कितनी बार कहा है, बात बात पर मुझे टोका मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एकता, अंजू वह तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं, ज़रूरी नहीं हर बात का गलत ही मतलब निकालो। तुम अब अकेली नहीं, तुम्हारा बच्चा भी है, इसका ध्यान तुम्हें ही रखना है। सावित्री जी बोली, और तुम कौन होती हो मेरी बेटी को यह सब कहने वाली? ये उसका घरेलू मामला है, वह खुद सुलझा लेगी। उसमें इतनी समझ तो है, तुम्हें ज़्यादा ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं। उस पर अंजू बोली, अब भाभी रस्म में आई हो तो उसमें अपना ध्यान वहीं लगाओ, ज़्यादा पंचायत करने की ज़रूरत नहीं। अंजू की इस बात का एकता को बहुत बुरा लगा और वह बाहर चली गई और सोचने लगी कि ये माँ बेटी कितने बदतमीज हैं। जब से अंजू की शादी हुई है, वे अपने ससुराल में बड़े कलेश करती है। वे किसी की परवाह नहीं करती। जब मन किया सो गई, जब मन किया उठ गई, जहाँ मन किया चली गई, बिना किसी को कुछ बताए। कोई कुछ कहता तो झगड़ने लगती। जब ये बात कविता जी ने सावित्री जी को बताई तो उल्टा अपनी बेटी को डांटने की जगह वे और उसे सह देते हुए उसके ससुराल वाले के खिलाफ ही बोलने लगी। अंजू के ससुराल वाले बड़े सीधे साधे लोग थे, इसलिए उन लोगों ने उनसे बहस करना छोड़ा, स्थिति पे ढल गए। पर इससे इन माँ बेटी की हिम्मत और बढ़ गई और दिनों दिन अंजू की बदतमीजी बढ़ती गई। ये सारी बात एकता को बहुत बुरी लगती थी, पर उसे भी सावित्री जी अनाथ कहकर चुप कर देती थी। उसका पति मानस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। जब कभी कभी एकता उसे यह सब कहती तो वह कहता, तुम औरतों के मामले में मुझे मत घसीटो, मैं दिन भर बाहर के टेंशन में रहता हूँ, घर आकर चैन से सोना चाहता हूँ। तो एकता अब उसे भी कुछ नहीं कह पाती थी। खैर, गोद भराई से लौटती ही सावित्री जी ने कहा, मैं अपनी बेटी को कार से यहाँ ले आऊँगी, उसकी डिलीवरी यहीं करवाऊँगी। उन लोगों पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अगले दिन सावित्री जी ने वही किया जो उन्होंने कहा। अंजू के ससुराल वालों ने लाख कहा पर माँ बेटी नहीं मानी।
अंजू अपने मायके में आ गई और ससुराल वाले का फ़ोन भी नहीं उठाती। एक दिन सुबह कोरियर से कुछ कागजात आए जिसमें उसके तलाक के कागजात थे। एकता बोली, लो अंजू, इन पर अपने साइन कर दो। अंजू ने पूछा, क्या है ये भाभी? एकता ने बोला, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। सावित्री जी बोली, ये कैसे बात कर रही हो तुम अंजू से? एकता, हाँ तो जो नंद अपना ससुराल छोड़ हमेशा के लिए अपने मायके में बसने आ गई हैं, उनके साथ और कैसा सलूक करना चाहिए मम्मी जी? अंजू बोली, भाभी मैं यहाँ हमेशा बसने नहीं आई, अपनी डिलीवरी करवाने तक ही रहने आई हूँ। एकता हंसते हुए बोली, जरा अपने हाथ में पड़ा लिफाफा खोलकर पढ़ लो, फिर ये बात कहना। और मम्मी जी, अब आगे इसके खर्च भी आप उठाना। भाई, इनकी तनख्वाह तो अब इतनी है नहीं जो इतने लोगों का खर्चा उठा सके। अंजू जल्दी में जब लिफाफा खोलती है उसके होश ही उड़ जाते हैं। वे तलाक के कागजात थे जो उसके पति राघव ने भिजवाए थे। तलाक देखकर ही अंजू शांत होकर सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। एकता ने कहा, रो क्यों रही हो? ये तो होना ही था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आपसे तुम्हें किसी की बात सुननी नहीं पड़ेगी। पर एक बात मेरी भी सुन लो, यहाँ मैं ज़्यादा दिनों तक तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी। मेरे पति पहले से ही तुम्हारी शादी में हुए खर्च के कर्ज में डूबे हैं, ऊपर से 2 लोग और आ गए तो हम सड़क पर आ जाएंगे। डिलीवरी के बाद तुम भी कोई काम ढूंढ लेना। सावित्री जी बोली, एकता तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी बात बोलने में? मानस क्या सिर्फ तुम्हारा पति है, वह इसका भाई भी है। आने दो उसे आज, फिर बताती हूँ क्या कहा तुमने अंजू को। शाम को जैसे ही मानस घर आता है वह अंजू को देखकर कहता है, कैसी हो अंजू? तुरंत सावित्री जी ने कहा, आज तू सबके सामने बता, क्या तेरी बहन तेरे पर बोझ हो रही है जो वह यहाँ रहेगी? मानस बोला, ये सब क्या बोल रही हैं आप माँ, भला ऐसा कहने की वजह? सावित्री जी बोली, तेरी पत्नी कहती है कि वह अंजू की और उसके बच्चे की जिम्मेदारी तुझ पर नहीं आने देगी, क्योंकि तुझ पर पहले ही बहुत कर्ज है, इसलिए डिलीवरी के बाद अंजू कहीं काम ढूंढ ले। मानस ने बोला, क्या? पर डिलीवरी के बाद अंजू तो अपने ससुराल ही चली जाएगी, फिर एकता ऐसा क्यों कह रही है? एकता ने बोला, मम्मी जी पूरी बात तो बताइए अपने बेटे को। छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। वे दरअसल अंजू और राघव का तलाक हो रहा है, अब से अंजू यहीं रहेगी। मानस ने कहा, क्या तलाक? ये सब क्या हो रहा है इस घर में? अंजू तू बता, क्या हो गया? तुम दोनों में तो कितना प्यार था, राघव तो हमेशा तेरी हाँ में हाँ मिलाता था, फिर आज ये सब? सावित्री जी बोली, बेटा तेरी बहन की गलती नहीं है, उसके ससुराल वालों को लगता है कि तलाक के कागजात भेजकर वे हमें डरा देंगे और अंजू उनकी गुलामी करने लगेगी। पर तू भी उन्हें बता देना कि उसका भैया अभी भी है उसके लिए। मानस ने बोला, माँ वैसे तो मैं हूँ, पर इस मामले में मैं एकता के साथ हूँ। अपना ही गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, ऐसे में 2 लोगों की जिम्मेदारी। और अंजू यहाँ तेरी गलती भी है, तूने हमेशा अपने मन की है, जिसकी सजा तो मिलनी ही थी, अब भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा ना। सावित्री जी ने कहा, ये तू क्या कह रहा है मानस? एकता ने तुझे बहकाया है ना? ये आजकल की लड़कियां सिर्फ कलेश करने ही आती हैं, परिवार को जोड़ना तो कभी आया ही नहीं, बस हमेशा तोड़ने की बात ही करती हैं। बहू लाने से पहले ही सब जान जाते हैं कि ये तो बस आकर घर को तोड़ेंगी, ऊपर से घर की बेटी को ही घर के खिलाफ कर देंगी। एकता बोली, चलिए मम्मी जी, ये बात आपको समझ तो आ गई कि बहू का मतलब कलेश होता है, इसलिए आपकी बेटी को भी बहू के रूप में कलेश करना सिखाती रही। पर जो बात मेरे लिए गलत, वह बात आपकी बेटी के लिए सही कैसे हो गई मम्मी जी? बेटी गुरूर और बहू कलेश, ये बात कुछ समझ नहीं आई। अंजू, मम्मी जी की उम्र शायद उतनी नहीं है कि वे हमारी बात समझे, पर तुम तो समझ सकती हो ना। एक तरफ तो मम्मी जी चाहती हैं मैं बहू का पूरा कर्तव्य निभाऊं, पर तुम्हें वही कर्तव्य निभाना नहीं देती, इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़नी है या एक बहू का कर्तव्य निभाना है। अंजू ने कहा,
भाभी सच में आज आपने मेरी आंखों पर से घमंड की पट्टी उतार दी है। जो बात एक माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए थी वह बात आपने सिखाई। पर अब काफ़ी देर हो गई है। राघव ने तो मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया है। एकता हंसने लगी। उसे यूं हंसता देख अंजू कहती है, क्या हुआ भाभी? एकता ने कहा, पगली, तुम अभी तक अपने पति को समझ नहीं पाई। वे तुम्हें सपने में भी तलाक नहीं दे सकता तो सचमुच की बात ही अलग है। ये बात तो मेरे प्लान का हिस्सा था जिसमें तुम्हारे भैया राघव सभी शामिल थे। वे तो तुमसे एक पल दूर नहीं रह सकता है, फिर तलाक क्या लेंगे? बाहर खड़ा है, तुमसे मिलने आया था, पर मैंने रोक दिया और कहा पहले इस नाटक को खत्म करेंगे, फिर आप अंदर आना। उसके बाद राघव भी अंदर आ जाता है। अंजू रोते रोते, भाभी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी भाभी मिली। एकता ने कहा, और तुम भी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। मानस बोला, अरे नहीं नहीं, सबसे ज़्यादा खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। फिर सभी हंसने लगे और सावित्री जी बस सर झुकाए खड़ी रहीं। वह सब कुछ समझ तो रही थी, पर शायद अपनी गलती मानकर छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पा रही थी। ये उनकी उम्र इजाज़त नहीं दे रही थी, क्योंकि अक्सर बड़ों को लगता है कि हमेशा वही सही होते हैं, पर कभी कभी छोटे भी बड़ों को सीख दे जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।